प्यारे बच्चों, हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या क्या सीख चुके। तो डाल्टन का परमाणुवाद देखे, फिर टॉमसन का तरबूज मॉडल देखे, फिर जो है हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा सोने की पन्नी पर, फिर रदरफोर्ड का मॉडल देख लिए, फिर हम देखे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर का जो है रेडियस हमने निकालना सीखा। बोर्स एनर्जी, हर कोष की ऊर्जा के बारे में भी बताया उसने, तो उसको भी कैलकुलेट किए। फिर बोर का जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम देख लिए। फिर बोर की परमाणु मॉडल की कमियां भी हमने देख लिया। इतनी चीजें हम जो है देख चुके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमारा अगला टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ ये जो हाइजेनबर्ग है, यह नाम है साइंटिस्ट का हाइजेनबर्ग, उसका हमको देखना है अनिश्चितता का सिद्धांत। समझते हैं इसको, क्या है इसमें। जैसे देखिए नाभिक हो गया, ठीक। इस नाभिक के चारों ओर ये हो गया हमारा कोष। इसमें कौन भ्रमण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम चाहें कि इसकी स्थिति कहाँ है, ये इसकी पोजीशन, ठीक, और इसका वेग, इसकी पोजीशन और इसका वेग हम चाहें कि इन दोनों को ज्ञात करें, सही सही ज्ञात करें, गलत नहीं, सही सही ज्ञात करें तो निकाला जा सकता है। लेकिन अगर एक ही समय में, क्या रहा, एक ही समय में यानी एट द सेम टाइम, एक ही समय में हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक, और इसकी स्पीड क्या है, वेग क्या है, इन दोनों बातों को अगर एक ही समय में सही सही ज्ञात किया जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह असंभव है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। यानी इन दोनों बातों को एक साथ निकाला नहीं जा सकता। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न ये, कभी क्रिकेट मैच देखे होंगे तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, बॉलर जो है जब गेंद फेंकता है तो टीवी पर दिखाता है क्या कि उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति, और साथ ही साथ उसकी स्पीड को भी दिखाता है कि गेंद का वेग क्या है। तो वहां तो हमको दोनों चीजें पता चल जाती हैं। और यहां हाइजेनबर्ग कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही नहीं ज्ञात किया जा सकता, या सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। तो देखो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, यह केवल अति सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। किस पर? अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत केवल अति सूक्ष्म कण पर लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहला प्रश्न बनता है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बड़े पिंड पर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जैसे हम कहें क्रिकेट बॉल पर इसके ऊपर जो है
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी इंग्लिश है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, यानी सर्टेन माने निश्चित, अनसर्टेन माने अनिश्चित। अभी इसकी व्याख्या होगी वर्ड की, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, ठीक। यानी हमें इस सिद्धांत में ध्यान देने योग्य क्या बात है? तो ध्यान देने योग्य बात यह है, पहली चीज अति सूक्ष्म कण, यह शब्द छूट गया तो यह हमारा सिद्धांत किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यह सिद्धांत इसी पर लागू होता है, ठीक। दूसरा, ये जो वर्ड है, एक ही समय में अलग अलग टाइमिंग में तुम पोजीशन भी सही सही निकाल सकते हो और वेग भी निकाल सकते हो, लेकिन अलग अलग समय में। लेकिन एक ही टाइम पर चाहो कि पोजीशन भी मिल जाए और वेग भी मिल जाए तो यह संभव नहीं है। सही सही मिल जाए यह संभव नहीं है। जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम्हारा क्लोजअप स्माइल भी करो और दांत भी न दिखे, यह दोनों बातें कैसे संभव है? संभव है कि क्लोजअप स्माइल दिखाएं पूरा, ठीक है, और एक भी दांत न दिखे, तो यह दोनों बातें हो पाना असंभव है। चलिए इस पर आते हैं। फिर तब यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है, यहां से चालू होगा अब डिफिनीशन, किसी अति सूक्ष्म कण, किसी अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। क्या है? असंभव है। जरा फिर से देख लें, किसी अति सूक्ष्म कण, हमने यहां एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का लिया है, किसी अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती है, इसका मतलब ये रहा। थोड़ा और समझो। अच्छा, किस पर यह लागू होता है? अति सूक्ष्म कण पर। बड़े पिंड पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। एक चीज और देखो, जैसे वेग की बात करें जो v है, ठीक, इसमें अगर हम यम से गुणा कर दें तो हो जाएगा संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हम इस वेग में किसका गुणा कर दें? m का, तो m इंटू v द्रव्यमान गुणे वेग, इसको मिलाकर कहेंगे संवेग। अगर यह गलत है, यह गलत है, तो इसमें किसी का गुणा करेंगे तो यह भी तो गलत आएगा, नहीं आएगा। तो फिर यही हाइजेनबर्ग कहता है इसी बात को, कहता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्थिति x और इसका संवेग p, संवेग p, इन दोनों को भी, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। तो हम देखें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो दो बातें हमारे समझ में अब तक आई। पहली बात तो यह समझ में आई कि यह किसी बड़े पिंड पर लागू नहीं होता, जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है, यह केवल अति सूक्ष्म कण पर ही लागू होता है। ऐसा क्यों, हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे उदाहरण लेकर, ठीक। चलिए, दूसरी बात हमारे क्या समझ में आई कि एक तो यहां से खींचे रूल को, स्थिति और वेग,
और एक यहां से खींचे स्थिति और संवेग। तो क्या कहता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है किसी अति सूक्ष्म कण, यह शब्द छूटना नहीं चाहिए, यह छूट गया तो गड़बड़ा जाएगा। किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति एवं वेग, ठीक, एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। या एक और बात कहता है किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसका संवेग, यहां स्थिति और वेग था, यहां स्थिति और संवेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं? हम चाहें कि उसकी स्थिति और उसका वेग एक समय में सही सही ज्ञात कर पाए तो यह संभव है। दूसरा यह सिद्धांत क्या कहता है? स्थिति और संवेग। ठीक, अब हम इसका जरा गणितीय स्वरूप देख लें। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय स्वरूप देख लें तो गणित क्या कहती है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या मतलब है इसका? इसको भी समझे। एक्स तो पोजीशन थी, अभी हम एक्स की बात कर रहे थे, यहां डेल्टा एक्स आ गया। हम पी कह रहे थे, यहां डेल्टा पी हो गया। ठीक, तो इन दोनों की चर्चा, इसको जरा पहले देख लें। एच, इससे आप भली भांति परिचित हैं, प्लांक नियतांक। एच क्या है? प्लांक नियतांक है, इसका मान है 6.626 गुणा 10 के घात 34 जूल सेकेंड। ठीक, 4 क्या है? एक संख्या है, और पाई का मान आप जानते ही हैं 3.14 यानी 22/7। हम इस पर चर्चा करें। ये डेल्टा यक्स जो है ये हमारा है स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता। अब इस अनिश्चितता वर्ड को समझते हैं क्या है। जैसे मान लो कोई लड़का 10वीं में मैथ में उसने नंबर पाए हैं, मैथ में इसने 80 अंक अर्जित किए हैं, उसे 80 मार्क्स मिला है। अब पूछा जाए कि बताओ उसे कितने अंक मिले हैं? एक लड़के ने कहा उसे 84 नंबर मिला है। एक ने कह दिया नहीं यार उसको तो 81 मार्क्स मिला है। एक ने कह दिया नहीं यार उसको तो जो है 78 मिला है। एक ने कह दिया नहीं जी उसको 50 मार्क्स मिला है। एक ने कहा नहीं जी उसको जो है 45 नंबर या मान लो 50 की 60 नंबर मिला है, 60 मार्क्स। ठीक, अब क्या रहा? इनमें से किसी का आंसर सही नहीं था। बालक ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 80 मार्क्स। और जितने लोगों ने आंसर दिया इसमें से किसी का आंसर सही नहीं है। लेकिन कौन आंसर के क्लोज है? कितने का अंतर आया इसमें? इसमें कह रहा है 4 नंबर का डिफरेंस था, या उस एग्जैक्ट आंसर से 4 फोटा आगे गया। इसमें कितने का अंतर आया? इसके आंसर में 1 का डिफरेंस हुआ, इसके आंसर में 2 का डिफरेंस हुआ। इसका आंसर जो दिया इसने 50% से 30 का अंतर आया, और इसका आंसर क्या कह रहा है? कितने का डिफरेंस बता रहा है? 20 का। तो कौन सा रिजल्ट के काफी क्लोज है? तो ये रहा 81। जिस बच्चे ने आंसर दिया था कि 81 नंबर, यह सही तो नहीं है, क्लोज टू द रिजल्ट, रिजल्ट के काफी करीब है।
तो हम कहें कि अंकों में कितने का अंतर आया, कितना इसका आंसर अनिश्चित रहा, अनिश्चितता इसकी क्या रही, अनसर्टेनिटी इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी, और हिंदी में कहेंगे अनिश्चितता। तो कितने की अनिश्चितता रही, 1 की। ठीक, इसकी कितने की रही, 4 की। तो यह कैसे आया है 1, इसका अंतर ही तो है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये 60 और 80 का अंतर। तो क्या रहा, यह रहा हमारा अनिश्चितता। इसमें अनिश्चितता 2 है, इसमें अनसर्टेनिटी 30 की है, इसमें 20 की है। अब इस पर आते हैं। मान लो यहां जो डेल्टा x है, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1। जो डेल्टा x है, डेल्टा x ये हमारा है x2 माइनस x1, यानी दोनों का अंतर, कितना आंसर डिफर कर रहा है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने कह दिया कि यह नाभिक है, और नाभिक से कह दिया हमने 5 सेंटीमीटर, सपोज दैट हमने ऐसे एग्जांपल लिया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसका आंसर किसने दे दिया, 5.00000001। ठीक, 5.000001। तो डेल्टा x कितना हुआ, इसका आंसर कितना डिफर किया, तो डेल्टा x ये माइनस ये, तो क्या हो गया 0.22426 तो 1 2 3 4 5 6 7 1, डेल्टा x इतना है। हम कह सकते हैं यहां एक बात, क्या कि इसका आंसर काफी क्लोज है, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। 5.000001 को तुम 5 ही मानकर चल सकते हो कि काफी एग्जैक्ट आंसर दिया गया है। ठीक, तो डेल्टा एक्स क्या रहा, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, यानी कितना आंसर उसका डिफर किया। तो यह अनिश्चितता बहुत ही कम है, यानी हम कह सकते हैं कि काफी एग्जैक्ट मापा गया है। ठीक, तो डेल्टा एक्स रहा स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, P2 माइनस P1। ठीक है, संवेग में अनिश्चितता। उसके बाद देखो H क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और पाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, फिर समझो थोड़ा इसको और। H का मान फिक्स है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या वो चेंज होगा, नहीं। ठीक, तो यह फिक्स हुआ। 4, क्या इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं, 4 है तो 4 ही रहेगा। पाई का मान 3.14, क्या इसकी जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, या 3.8 लिख सकते हैं, या 4.5, नहीं। तो यह भी फिक्स है, यह भी फिक्स है, यह भी फिक्स है, यानी यह डाटा जब फिक्स है, कांस्टेंट बटा कांस्टेंट गुणे कांस्टेंट बराबर एक नया कांस्टेंट। तो यह कहता है कि इन दोनों का गुणनफल डेल्टा एक्स, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल या तो h/4π के बराबर होगा या इससे अधिक होगा, ग्रेटर मतलब ज्यादा, या इसके बराबर, कम इससे नहीं हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है। तो डेल्टा P बराबर m डेल्टा v, डेल्टा P इक्वल टू हो गया m डेल्टा v। इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो, तो क्या हो गया, डेल्टा x ये उतार लिए, और डेल्टा P की जगह m डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल टू h/4π। अब देखो यहां जो हमने दोनों कहा था कि ये न्यूक्लियस है और यहां ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक,
हमने जो बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका संवेग, यह किस पर है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका संवेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, या एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा जो कहे थे स्थिति और वेग, उसके लिए ये बैठ गया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। यानी दो बातें कही थी हमने, और दोनों बातों के लिए दो गणितीय स्वरूप आए। एक आया किस पर? x और p पर, ठीक, और दूसरी बात आई किस पर? x और v पर। यानी किसी अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। या किसी अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति एवं उसका संवेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। कौन कहता है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। मैथमेटिकल स्वरूप हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और दूसरा क्या हो गया? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये हमने इसके गणितीय स्वरूप को देखा। जो बात हमने कही कि यह दोनों चीजें एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है, इसको कैसे इसने कहा, इसका जरा देखते हैं। इस डेल्टा पी को इस साइड में ले आओ, तो जब इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिर्यक, ठीक। तो डेल्टा एक्स रहा अंश में और ये डेल्टा पी कहां जाएगा? हर में। तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा पी, इस वाले सूत्र से पता चल रहा है। यहां देखो डेल्टा एक्स और इसको नीचे करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन डेल्टा भी। क्या कह रही है गणित? यहां मैथ क्या कहना चाहता है? यहां यह मैथ कह रही है कि अगर संवेग को निकालने में त्रुटि कम होगी, डेल्टा पी मतलब क्या? स्थिति, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में हमारे आंसर में डिफरेंस, हमारे आंसर में त्रुटि। यदि स्थिति को, ये संवेग को ज्ञात करने में त्रुटि कम होगी तो यहां त्रुटि ज्यादा होगी। मतलब डेल्टा एक्स ज्यादा तो डेल्टा पी कम, क्योंकि यह अंश में है, यह हर में। अगर डेल्टा पी ज्यादा तो डेल्टा एक्स कम, डेल्टा एक्स ज्यादा तो डेल्टा भी कम, और डेल्टा भी ज्यादा तो डेल्टा एक्स कम, क्योंकि यह दोनों विपरीत जगह बैठे हैं, एक अंश में है तो एक हर में है। मतलब अगर स्थिति को मापने में शुद्धता बरतेंगे, एक्यूरेसी लाएंगे, तो उतनी ही ज्यादा त्रुटि होगी। यहां इसको मापने में यदि शुद्धता बरतेंगे तो इसको मापने में त्रुटि होगी। अगर यहां एक्यूरेसी दिखाते हैं, यहां का रिजल्ट एग्जैक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो जितना ही आपका यह रिजल्ट एग्जैक्ट होने लगेगा, एक्यूरेट होने लगेगा, उतनी ही ज्यादा यहां त्रुटि होगी, एरर, उतनी ही ज्यादा यहां क्या होगी? त्रुटि होगी। यह मैथ बता रही है कि अगर यहां शुद्धता दिखाए तो यहां त्रुटि होगी। अगर हम 100% एग्जैक्ट पोजीशन को बता दें तो यहां उतनी ही ज्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर 100% सही उसकी पोजीशन को बता दी जाए, यानी यहां हमारी त्रुटि 0 हो जाए, तो वेग के बारे में बात करना बेवकूफी है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा मिस्टेक होगी यहां।
जितनी ज्यादा यहाँ एक्यूरेट आंसर उतना ही अधिक यहाँ मिस्टेक। तो वही यह कहता है कि अगर इन दोनों को सही सही ज्ञात करना चाहें तो एग्जैक्ट आंसर निकाल पाना कठिन है। एक ही समय में इन दोनों को ज्ञात कर पाना असंभव है, क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ एक्यूरेसी दिखाएंगे उतनी ही ज्यादा यहाँ त्रुटि आएगी। अगर यहाँ एक्यूरेसी दिखाते हैं तो यहाँ त्रुटि, यहाँ एक्यूरेसी दिखाते हैं तो यहाँ त्रुटि, और अगर यहाँ एग्जैक्ट आंसर लेते हैं तो उतना ही ज्यादा आंसर हमारा यहाँ डिफर करेगा। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है? कहता है किसी अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति एवं उसका संवेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। यदि स्थिति को सही सही ज्ञात किया जाए तो उतनी ही अधिक त्रुटि उसके संवेग में होगी। ठीक, फिर कहता है किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति एवं उसका वेग एक ही समय में सही सही ज्ञात कर पाना असंभव है। अगर उसकी पोजीशन में जितनी ही ज्यादा एग्जैक्ट आंसर लाएंगे उसका वेग जो है उतनी ही ज्यादा उसमें त्रुटि होगी। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, आपका आंसर कितना अनिश्चित है, कितना डिफर कर रहा है। ठीक, एक बात हम शुरू में चर्चा किए थे कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है क्रिकेट बॉल या बड़े पिंड पर लागू नहीं होता है, यह केवल छोटे कण, अति सूक्ष्म कण पर ही लागू होता है। इसकी चर्चा अब हम करेंगे। उससे पहले हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का एक और रूप देख लें। यह समीकरण दिया गया है, इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा टी से गुणा डेल्टा टी से भाग दे दें, यानी डेल्टा एक्स है अपान हमने कर दिया डेल्टा टी और ऊपर भी गुणा कर दिए डेल्टा टी, और एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब बताओ, डेल्टा एक्स से गुणा किए डेल्टा टी से भाग दे दिए, कोई फर्क पड़ा इन दोनों में? इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन फायदा क्या हुआ? ये वेलोसिटी वेग हो गया, 4 बराबर दूरी बटा समय। अब वेग क्या होता है? ये देखो, विस्थापन की दर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को तुम वेग कह सकते हो, वेलोसिटी कह सकते हो। तो ये डेल्टा भी हो गया। ये कौन हो गया? इसको डेल्टा भी लिख दें, ये हमारा हो गया डेल्टा भी। ठीक, और जब ये डेल्टा भी हो गया तो डेल्टा भी यहां भी है और डेल्टा भी यहां भी है। यह कह रहा है हम दोनों को मिला दो, हम स्क्वायर बनना चाहते हैं, तो इसको हम हटा के यहां क्या लिख दें? स्क्वायर। अगला स्टेप में ये क्या हो गया? डेल्टा भी, और इसके सिर पे हो गया 2 स्क्वायर। अब देखो, एम डेल्टा भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर, ये क्या है? डेल्टा ई है। ये क्या है? डेल्टा ई, एनर्जी एम भी स्क्वायर। एम डेल्टा भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? इतने की जगह हमने लिख दिया डेल्टा ई, और ये हमारा बचा क्या? डेल्टा टी, ई इंटू डेल्टा टी समय। अब यह जो है यह ग्रेटर इक्वल टू होगा किसके? एच अपान 4 पाई। तो हमारा एक नया आ गया, इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। समझ में आ रही है बात? क्या किया तुमने? तुमने ये किया, इस इक्वेशन में डेल्टा टी से गुणा भाग किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां डेल्टा टी आया, उसको वेलोसिटी वेग बना दिए, अब वह वेग स्क्वायर हो गया। एम भी स्क्वायर को कहते हैं डेल्टा ई। ठीक, और यह डेल्टा ई गुणे डेल्टा टी। यह बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि यह किसका समीकरण है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो यह इक्वेशन हमारा है
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में 3 मैथमेटिकल फार्मूले तुमने देखे। पहला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा तुमने देखा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और तीसरा तुमने देखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, चलो अब हम चर्चा करेंगे इसमें कि जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है वह क्रिकेट बॉल पर क्यों नहीं लागू होता है, केवल इलेक्ट्रॉन पर ही लागू होता है, ऐसा क्यों। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर इस पर पहले काम करें, फिर क्रिकेट बॉल पे काम करेंगे या बड़े पिंड पे। मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन है, उसके वेग में अनिश्चितता डेल्टा भी, वेग में अनिश्चितता मान लो है 0.0000001। मतलब इसके वेग को हमने काफी सही मापा है 0.0000001। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स को देखें। यहां हमने शुद्धता बरतने का प्रयास किया है, यहां एक्यूरेसी दिखाने का प्रयास किया है। मान लो उसका वेग था 100 मीटर पर सेकेंड, सपोज दैट 100 मीटर पर सेकेंड। तुमने आंसर दे दिया कि नहीं यार उसका वेग 100 नहीं 100.00000022415 तुमने कहा कि उसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड नहीं 100.00001 मीटर पर सेकेंड है। यह बात तुमने कह दी। ठीक, तो तुम्हारा आंसर काफी एग्जैक्ट रहा। तुम इसको चाहो तो कह सकते हो कि हमने बहुत एग्जैक्ट आंसर दिया है, इसको तुम निगलेक्ट करके 100 ही मान सकते हो। बात समझ आ रही है? यानी तुमने इसके वेग को काफी एक्यूरेट करने का प्रयास किया। तो वेग में तुमने एक्यूरेसी दिखाई है, शुद्धता बरतने का प्रयास किया है, तो उतनी ही ज्यादा यहां त्रुटि होगी। देखते हैं कैसे। ठीक, चलो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स का मान निकालोगे तो तुम्हारा सूत्र है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यही ना है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एम, ये सब नीचे आ गया, एच अपॉन 4 पाई फिर एम डेल्टा भी। इन सब की वैल्यू पुटअप करो। अब वैल्यू पुटअप करके आंसर देखो। एच का वैल्यू क्या है 6.626 गुणे 10 के घात ऋण कितना 34, चलो बटा 4 3.14 गुणे 4 गुणे पाई का मान क्या हो गया 3.14। ठीक, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है भाई हमको बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और डेल्टा भी कितना है जी, इसी को ले लो 1 2 3 4 5 6 ना। तो 10 के घात ऋण 6, दशमलव को घसकाओ 1 2 3 4 5 और ये 6 यहां लाओगे तो 1 गुणे 10 के घात ऋण 6। ये हमारा आ गया 10 के घात ऋण 6। आंसर निकालो 31 और 6 कितना हो जाएगा। पावर को पहले सेलेक्ट करो, 31 और 6 37। तो 10 के घात ऋण 37 हुआ। और 10 के घात ऋण 37 को नीचे से ऊपर लाओ तो हो जाएगा 10 पावर 37, 10 टू द पावर 37। इसमें से इसका कटनता खेलो, 37 में से क्या कितना आएगा 3 ना, 10 पावर 3 इसको हटा दें 34 और 37, 10 पावर 3 बचेगा तो ये आ गया 10 के घात 3। अब इसका तुम जो है
यहां जब तुम काम करोगे तो देखो 4 का इसमें भाग दोगे, इसका डिवाइड करोगे, इसका डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा, जो भी आए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि लगभग 1000 के कांटा पर गिर रहा है। लगभग 3 जीरो का कांटा ना होगा। यहां मान लो 0.1 भी आ गया, मान लो कि 10 उतने का गुणा भाग 0.1 आया, तब भी 100 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारा जो पोजीशन थी, कहा जाए कहां है, तो तुमने कह दिया इलेक्ट्रॉन नाभिक से, नाभिक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लो तुमने कहा, और ठीक ये उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। अब तुमसे पूछा गया बताओ कहां है इलेक्ट्रॉन, तो तुम कह रहे हो कि 10 अकय है, गुणे 10 के घात 3, यानी 1 2 3 इतने का तुमने कहा कि इतना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो तुम्हारा आंसर देखो कितना डिफर किया, बहुत ज्यादा का अंतर हुआ। यहां तुम्हारा 0.001 का अंतर था, यहां तुम्हारा डिफरेंस कितना हुआ, त्रुटि कितनी हुई, 10 के घात 3। इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस 10 की तुलना में 10⁻³ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। यानी अगर तुम यहां एग्जैक्ट आंसर लेने का प्रयास करते हो इसका, तो इसमें उतनी ही ज्यादा एरर गिर रही है। अगर तुम इसको और ज्यादा कर दो, इसको और 0 बढ़ा लो, 0 0 0 0, तो यह जब नीचे से ऊपर जाएगा तो और ज्यादा बिग डिफरेंस पैदा करेगा। यानी तुम्हारे आंसर में उतना ही ज्यादा की त्रुटि की संभावना है। बात समझा गई। इसी बात को, यानी हमें यह बात क्लियर हो गई कि अगर हम यहां जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बरतेंगे, जितना ही एग्जैक्टनेस लाएंगे, जितना ही एग्जैक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, उतनी ही ज्यादा मिस्टेक हमारे डेल्टा एक्स के आंसर में आएगा। डेल्टा एक्स क्या है, कितने का डिफरेंस हुआ, कितनी अनिश्चितता रही, आप आंसर से कितना दूर हैं। डेल्टा एक्स का मतलब एग्जैक्ट आंसर से कितना दूर हैं। जैसे डेल्टा भी का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट जो उसकी वेलोसिटी थी, उसका वेग था, उस वेग से आपके इतने का ही केवल अंतर हुआ है। तो इतना अंतर को निगलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन यहां कितना आया था, लगभग 10 के घात 3 के ऑर्डर में गिर रहा था। इसको निगलेक्ट कर पाना संभव नहीं था। अब इस पर आते हैं क्रिकेट बॉल पर। मान लिया कि एक क्रिकेट बॉल 1 kg का है, जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। एक क्रिकेट बॉल है वो 1 kg का है, और उसके स्थिति में मान लिया उसकी स्थिति डेल्टा एक्स, स्थिति में अनिश्चितता 0.00000001 इतना कर दिया हमने कि मान लिया कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना मान लिए। चलो और मानना चाहो तो और मान सकते हो। हम यानी काफी एग्जैक्ट आंसर ले रहे हैं। इस आंसर को हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बहुत सही है, क्योंकि एक्चुअल आंसर से कितने का अंतर आ रहा है, इतने का। मतलब मान लो उसकी पोजीशन 10 पर है और तुमने आंसर दे दिया 10.01 2 3 4 5 6 7। क्या रहा तुम्हारा डेल्टा एक्स यही ना है, तो तुम्हारा आंसर क्या रहा, एग्जैक्ट रहा। तुम अपने आंसर के काफी क्लोज हो, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर आंसर। हम कह सकते हैं कि इसको तुम 10 ही कह सकते हो, क्योंकि यह टर्म निगलेक्ट किया जा सकता है। यानी हमने पोजीशन को एग्जैक्ट बताने का प्रयास किया। अब हम इसके वेग की चर्चा करें कि इसका वेग में क्या स्थिति होती है। हम यही ना कहे थे क्रिकेट बॉल पर यह लागू नहीं होता है। देखें चलो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर इक्वल टू h/4 पाई। वैल्यू पुटअप करें और वैल्यू को पुटअप करके हम क्या निकालें कि हमारा आंसर वेग में कितना डिफर कर रहा है। ये तो समझ में आ गया हमको कि इसके पोजीशन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा। हम वेग में जरा देखें इस एग्जांपल से कि क्या
निगलेक्टिंग हो सकता है? क्या उसकी पोजीशन वेग भी सही सही निकल रहा है? देखिए डेल्टा एक्स 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ गुणे एम 1 kg गुणे भी डेल्टा भी, यही तो निकालना है। देखना है कि कितना हमारा आंसर में भिन्नता आई है। ग्रेटर इक्वल टू एच 6.626 गुणे 10⁻34 बटा क्या रहा 4 गुणे 3.14। इस वैल्यू को ले जाओ नीचे, एक का गुणा यही रहेगा, तो ये हमारा 10⁻⁷। इसको उठाकर यहां लाओ, इसको हटा दे यहां, तो देखो डेल्टा भी यहां 10⁻⁷ रहा। अब ये 10⁻⁷ नीचे से ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻+7 34 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा? 4 उधर गया 3 27 ना, 4 और 3 27, तो तुम्हारा आ गया 10⁻27। इसको सॉल्व किए इतने को, जो भी आए ये देखो इस डाटा -27 यानी 0.0000000000000000 यहां आके ना कुछ आंसर डाटा गिरेगा 27वें अंक के बाद, तो यानी डेल्टा भी, जो डेल्टा भी का वैल्यू होगा वह बहुत ही कम है। इससे कहीं ज्यादा एग्जैक्टनेस तो यहां है, क्योंकि जब इतने को निगलेक्ट कर सकते हो पोजीशन को, यानी हम कह सकते हैं इसमें त्रुटि बहुत कम की हुई, पोजीशन में त्रुटि 0.0001 की हुई है, तो वेग में त्रुटि तो और कम की हुई है। इसका मतलब है कि यह क्रिकेट बॉल की पोजीशन भी तुम सही क्या बहुत सही निकाले, और वेग भी बहुत सही, उससे कहीं ज्यादा सही तो वेग तुमने निकाला। पोजीशन से कहीं ज्यादा एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हारा वेग का है, क्योंकि इसको निगलेक्ट किए थे। तो यह देखो त्रुटि, यहां जो त्रुटि है यह तो और कम है। तो इसका मतलब रहा किसी क्रिकेट बॉल पर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं लागू होता है। हम क्रिकेट बॉल की स्थिति और उसका वेग एक ही समय में सही ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अब मोटा मोटी क्या जान गए? हम यह जान गए कि अति सूक्ष्म कण का वेग और स्थिति एक ही समय में सही ज्ञात नहीं किया जा सकता, या वेग करे स्थिति और संवेग एक ही समय में सही ज्ञात नहीं किया जा सकता। और हमने 2 एग्जाम्पल लेकर उसका मैथमेटिकल भी दिखाए, ठीक है, 3 इक्वेशन दिखाए। एक दिखाए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला, एक डेल्टा एक्स और एम डेल्टा भी के साथ, और एक डेल्टा ई और डेल्टा टी के साथ, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिए, एक इलेक्ट्रॉन का लिए और एक गेंद का। इससे हमने दिखाने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा है। हमने एग्जाम्पल के सहारे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि गेंद की पोजीशन और गेंद के वेग दोनों में त्रुटि बहुत ही कम थी, इसलिए पोजीशन भी सही निकाली जा सकती है और वेग भी सही निकाला जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर यह नहीं हो पा रहा था, दोनों बातें एक साथ नहीं निकल पा रही थी। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा, अच्छा इस पर न्यूमेरिकल अपने से लगा लेंगे आप, या प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल इसका लगाने का ट्राई करेंगे। इस पर अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या? दे ब्रागली का समीकरण, तरंग कणिका सिद्धांत पर चर्चा होगी। इसके बाद